ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आनंद गुप्ता और उनका परिवार बहुत ही शांत किस्म का परिवार था। मोहल्ले में ना तो कभी किसी से कोई कहासुनी, ना ही कभी कोई ऐसी बात जिस पे किसी को कोई ऐतराज हो। रोज सुबह अपने गार्डन में दिखते और दुआ सलाम होती, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे थे। पड़ोस में रहने वाले नए आए मनोज सिंह को इस बात की फिक्र होने लगी। वैसे तो किसी की निजी जिंदगी में कभी उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की थी, लेकिन इंसान अच्छे थे तो पड़ोसी होने का फर्ज अदा करने पहुंचे सीधे गुप्ता जी के घर और डोरबेल बजाई। दरवाजा मिसेस गुप्ता ने खोला तो उनके चेहरे पर डर, फिक्र और घबराहट थी। मनोज तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर मिसेस गुप्ता ने अंदर के कमरे की ओर इशारा कर दिया। मनोज कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो गुप्ता जी बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे गुप्ता जी सफेद पड़ते जा रहे थे। मनोज को देखकर एकदम अचानक ही एक झटके से शांत होकर बैठे और मुस्कुराते हुए मनोज से कहा, मनोज भाग जाए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे, वरना तेरी बीवी और बेटी दोनों को मार दूंगा। मनोज बहुत ही शांत और पूजा पाठ वाला आदमी था। उसने मिसेस गुप्ता को देख के कहा, भाभी जी आप वहीं रहिएगा, मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। मनोज बिना घबराए सीधा गुप्ता जी के पास गया और उनके दोनों हाथों को पकड़ के उनके कानों में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मनोज की आवाज जैसे गुप्ता जी को जला रही थी। उनके कानों में जैसे खौलता तेल डाला जा रहा था। वो ऐसे तिलमिला रहे थे जैसे मछली को पानी में से निकालकर गर्म रेत पर डाल दिया गया हो। गुप्ता जी काफी देर तक तड़पते रहे, तिलमिलाते रहे और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। गुप्ता जी के सफेद से चेहरे पर वापस असली रंग आ गया था। वो अब बेहतर लग रहे थे। मनोज ने उठकर दरवाजा खोला और मिसेस गुप्ता से कहा, अब परेशान मत होइएगा, भाई साहब की परेशानी मैं अपने साथ ही लिए जा रहा हूं। मनोज को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन भर पता नहीं कितनी मेहनत कर रखी हो। सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए घर जाकर सीधे सोने चला गया। काफी रात गए, उसकी नींद एक आवाज के साथ टूटी।
मनोज की आंखें खुली और उसने ध्यान से सुनना शुरू किया कि आखिरकार आवाज आ कहां से रही थी। उठ के आवाज का पीछा किया उसने तो किचन में जाकर देखा उसकी बीवी शालिनी फ्रिज में से दूध का पतीला निकाल के उसे जमीन पर रख के किसी जानवर की तरह घुटनों और कोहनियों पर बैठी जुबान से चाट चाट कर दूध पी रही थी। मनोज उसे देखते ही चिल्लाया, शालू, ये क्या कर रही हो? शालिनी ने उसकी ओर देखकर एक अजीब सी पागलों जैसी हल्की सी हंसी हंसी और उसी वक्त पीछे से उनकी बेटी कोमल ने कहा, चुप क्यों रहा है मनोज, तू ही तो लेकर आया मुझे। पलट के मनोज ने देखा तो कोमल अपने हाथ ऊपर हवा में फैलाए जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। और इधर शालिनी भी ठीक उसी तरह चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। मनोज ने तुरंत पहले अपनी बेटी कोमल को उठाया और ले जाकर कमरे में उसे बिस्तर पे सुला दिया। शालिनी को जब उठाने गया तो मनोज को पता चला कि उसने आज गुप्ता जी के घर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। शालिनी प्याज काट रही थी। चाकू प्याज काटना खत्म कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद शालिनी रुकी नहीं और उसने प्याज के बाद अब अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी और पागलों की तरह हंसते हुए मनोज की तरफ देखती रही और फिर एक दहाड़ जैसी चीख मार के बेहोश होकर गिर पड़ी। मनोज ने घर को ताला लगाया और गाड़ी में शालिनी को बिठाकर सीधा गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ा। शहर नया था, इसलिए रास्ते पहचानने के लिए उसने गाड़ी में जीपीएस लोकेटर लगवा रखा था। ऊपर से ऐसी सर्दी और इतने कोहरे में सिर्फ उसी का सहारा था। पूरे रास्ते जीपीएस लोकेटर ही उसे एक एक मोड़, हर एक चौराहे से किस तरफ जाना है और कितनी दूरी पर दाएं या बाएं किधर मुड़ना है सब बताता गया। डेस्टिनेशन रीच्ड। आखिरकार पहुंच के गाड़ी रुकी। मनोज ने सामने देखा तो गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सामने हल्के कोहरे में जैसे कोई चट्टान सी दिख रही थी। बिल्कुल बंजर सी मिट्टी, बेहद सर्द हवा में रात के वक्त उड़ती हुई धूल और वापस हल्के से घना होता हुआ कोहरा। जीपीएस लोकेटर मनोज को शायद गलत जगह ले आया था। शायद हॉस्पिटल हाईवे पे ही थोड़ा आगे होगा। यही सोचकर गाड़ी हाई बीम पे उसने की और बाहर निकल के 4 कदम आगे बढ़ के जहां तक नजर जा रही थी वहां तक देखने की कोशिश की कि ठीक तभी पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजा। पलट के मनोज ने देखा तो गाड़ी का शीशा धीरे धीरे रोल होते हुए ऊपर की ओर उठ रहा था। उसकी बीवी अभी भी बेहोश ही पड़ी थी, तो फिर गाड़ी का हॉर्न कैसे बजा? और दूसरी तरफ गाड़ी का शीशा धीरे धीरे ऊपर कैसे जा रहा था? मनोज ने झपट के अपने हाथ खिड़की के चढ़ते कांच में डाला ताकि चाबी निकाल सके,
लेकिन उसका हाथ उस चढ़ते हुए कांच में अटक गया। मनोज अपने हाथ को किसी तरह चाबी तक पहुंचा के चाबी को निकालने की कोशिश करने लगा। मनोज एक एक सांस के साथ साथ बस चाबी किसी तरह हाथ आ जाए, यही दुआ कर रहा था। लेकिन आज तो जैसे उसकी जिंदगी भर के पाप की उसे सजा मिल रही थी। किसी तरह हाथ चला चला के आखिरकार चाबियों का गुच्छा उसके हाथ आ ही गया और चाबी निकालते ही चढ़ा हुआ कांच अपने आप नीचे उतर गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर मनोज अंदर बैठा ही था कि तभी शालिनी की आंखें खुली और वो हंसते हंसते बोली, तू भूल गया मनोज, तेरी बेटी कोमल घर पर अकेली है। इतना कहने के बाद शालिनी ऐसे हंसने लगी जैसे किसी मालिक ने गुलाम की चोरी पकड़ ली और अब उसकी चमड़ी उधेड़ने को मिल गई हो उसे। यहीं तक शायद पागलपन और डर का नाच खत्म नहीं होना था, क्योंकि इतना कह के शालिनी के हंसते हंसते ही मनोज ने देखा कि शालिनी तो सीधी ही बैठी है, लेकिन जिस सीट पर वो बैठी थी वो धीरे धीरे खिसक कर अपने आप स्लाइड कर रही थी। मनोज ने वही किया जो ऐसी हालत में उसे एक बाप और एक पति होने के नाते करना चाहिए था। उसने शालिनी के हाथ पकड़े और उसके कानों में वैसे ही बुदबुदाना शुरू किया जैसे गुप्ता जी के कानों में किया था। शालिनी गुप्ता जी की तरह तिलमिलाई नहीं, बल्कि जोर जोर से हंस रही थी, वो भी किसी मर्द की आवाज में। जिसे देखकर मनोज का हौसला टूट जाना चाहिए था, लेकिन अपनी बीवी और बेटी से उसे बहुत ज्यादा प्यार था। उसने शालिनी का हाथ और जोर से पकड़ा और अपने पूरे गुस्से और पूरे प्यार से शालिनी के कानों में जोर जोर से बुदबुदाने लगा। शालिनी पहले तो डरी, लेकिन उसके बाद उसका तड़पना और तिलमिलाना शुरू हुआ। शालिनी शायद 2 मिनट तक चीखती गई और फिर आखिर में उसकी एक आखिरी जोरदार चीख निकली और गाड़ी के चढ़े हुए शीशे ऐसे फूट गए जैसे हर शीशे पर हथौड़ी एक साथ मारी गई हो। और इन सब के बाद शालिनी निढाल होकर बेहोश हो गई। मनोज उसके हाथ पकड़ के फिर भी उसके कानों में बोलता रहा और कुछ देर के बाद गहरी सांस छोड़ के सीट पर आराम से बैठा तो गाड़ी के अगले दोनों टायर एक के बाद एक जोर से ब्लास्ट होकर पंचर हुए। मनोज गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे खोल नहीं पा रहा था। और तभी गाड़ी अपने आप धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी।
ढलान की तरफ। शालिनी अभी भी बेहोश थी और मनोज सामने देख पा रहा था कि आगे खाई है। अगले 2 मिनटों में दोनों की मौत पक्की थी। मनोज शालिनी को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो इतनी गहरी बेहोशी में थी कि शायद उसका ऐसे जागना नामुमकिन था। मनोज को एक तरकीब सूझी इससे बच के निकलने की। टूटी खिड़की से किसी तरह वो बाहर निकला और गिरता पड़ता गाड़ी के पीछे भागा और गाड़ी की दूसरी ओर की खिड़की से शालिनी को निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेहोशी में शालिनी का वजन ज्यादा लग रहा था और उसे बाहर खींचना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह शालिनी को कमर तक आधा बाहर खींच ही पाया था मनोज कि ठीक तभी गाड़ी आधी चट्टान के इस ओर थी और आधी खाई की ओर लटकी हुई थी। मनोज ने अपनी पूरी जान लगा दी शालिनी को निकालने की, लेकिन गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा था और वो धीरे धीरे सरक रही थी। शालिनी जैसे अटक गई थी उस खिड़की में। खिसकते खिसकते गाड़ी एक झटके से खाई में नीचे गिर गई। और शालिनी एकदम से खिड़की से छूट के मनोज की गोद में आ गई। मनोज की जान में जान आई कि उसकी शालिनी बच गई, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि ये क्या हुआ। अगले 2 मिनट तक सिर्फ मनोज की चीखें गूंजती रही उस वीराने में। शालिनी की धड़कनें तो चल रही थी, पर उसके बदन में कोई हरकत नहीं थी, क्योंकि वो गाड़ी की खिड़की के टूटे हुए कांच के निकले हुए टुकड़े में फंसी थी। और जब गाड़ी खाई में गिरी तो शालिनी की कमर से नीचे का हिस्सा कार में ही रह गया था और बाकी का आधा हिस्सा मनोज की बाहों में था। खून चारों ओर फैला था और मनोज का गला चीख चीख के उखड़ने लगा था। इतनी ही देर में सामने जेब से गिरा हुआ मनोज का फोन बजा, जो कोमल के नंबर से था। मनोज को अब अपनी बेटी को खोने का भी डर सताने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज ने उससे कहा, आइंदा मेरे जैसे किसी का रास्ता रोका तो तेरी बेटी भी मारी जाएगी। उस दिन के बाद से मनोज ने कभी किसी की चाह कर भी कोई मदद नहीं की। कोमल को लेकर वो वापस अपने पुश्तैनी घर चला गया और अपना छोटा मोटा काम शुरू किया। कभी अगर कोई मदद मांगने उसके दरवाजे आता भी तो मनोज उन्हें खाली हाथी वापस लौटा देता।